गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। आपके एडवर्ब चैप्टर के दो सेट जो हैं प्रैक्टिस के वो डल चुके हैं। आपका जैसे एक फोल्डर है ना, ग्रामर वाला फोल्डर है, उसी के नीचे चैप्टर वाइज वाला फोल्डर है जहाँ पे सारे चैप्टर की प्रैक्टिस डलती है। वहीं पे आपके एडवर्ब के भी दो टेस्ट डल चुके हैं, ठीक है। उनको अटेम्प्ट करिए। और जैसा कि मैं पहले भी बार बार बोलता हूँ कि वो जो सॉल्यूशन होते हैं उसके वो सारे मैं खुद लिखता हूँ। पहले तो मैं टाइप कराता था, लेकिन अब टाइपिस्ट ने मेरे को इतना हरास कर दिया है कि मतलब क्या बोलूँ, मैं कुछ लिखवाता हूँ और कुछ का कुछ हो जाता है। तो भैया मैं अब खुद ही टाइप करके भेजता हूँ, ठीक है। तो वो एक एक सॉल्यूशन अपने आप में आपको लगेगा कि हाँ भैया कुछ वाक्य में गजब एक्सप्लेन कर रखा है। तो एक एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन, भले ही वो आपका क्वेश्चन ठीक हो, आपको पढ़नी होती है ताकि आप आगे के लिए थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट्स और मजबूत हो जाएं, क्लैरिटी थोड़ी सी और बढ़िया आए, ठीक है जी। और मैं फिर बोल देता हूँ, पहली बार में अपने आप से जब आप मैथ्स का या कोई और चैप्टर लगाते हो, जब पढ़ते हो ना, मान लो मैथ्स के किसी टीचर से आपने कोई कोर्स कर रहे हो, आप उन्होंने एक चैप्टर पढ़ाया आपको, अलजबरा पढ़ाया, तो जब वो अलजबरा के पिछले क्वेश्चन लगाते हो प्रीवियस ईयर वगैरह के 300 क्वेश्चन, क्या 300 के 300 आपसे हो जाते हैं? 40, 50, 60% ही होते हैं ना। बाकी सॉल्यूशन देख के समझ आते हैं, दोबारा देखना पड़ जाता है, रीअटेम्प्ट करना पड़ जाता है ना। तो ऐसे यहाँ पे भी, बल्कि यहाँ तो बल्कि और दिक्कत है। वहाँ तो क्या है, ज्योमेट्री अगर कर रहे हो आप या अलजेब्रा कर रहे हो तो टाइम एंड वर्क थोड़ी लगेगा उसके अंदर, टाइम एंड डिस्टेंस थोड़ी लगेगा उसके अंदर। लेकिन यहाँ तो चाहे प्रोनाउन चैप्टर है, चाहे एडजेक्टिव चैप्टर है, सेंटेंस में तो सब कुछ आ रहा है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब कुछ होता है उसके अंदर। तो यहाँ तो बल्कि और रेशो कम हो जाता है। इसलिए बार बार बोलता हूँ, डीमोरलाइज नहीं होना है। सबके ही इतने होते हैं जो पहली बार कोचिंग लेते हैं, बिल्कुल डीमोरलाइज नहीं होना है। मेरी तरफ से सच बताऊं, अगर तुम्हारे 0 नंबर भी है ना, लेकिन तुम्हें सॉल्यूशन पढ़ के सब याद आ रहा, अरे यार ये तो ये था, अरे यार ये तो ये था, तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 2-3 बार नोट्स रिवाइज करोगे, 1-2 बार वो प्रैक्टिस सेट दोबारा लगा दोगे, वो चीज़ें याद हो जाएंगी, टिप्स भी हो जाएंगी, दिखने लगेंगी अपने आप। तो बिल्कुल डीमोरलाइज नहीं होना है, ठीक है। दूसरी बात, वोकैब भी आपकी स्टार्ट कर दी है भाई। जो आपका वोकैब वाला फोल्डर है उसके अंदर आपको ईडीएम्स की पहली वीडियो आज की क्लास से पहले मैंने वही शूट करी थी, ठीक है। मुझे आइडिया नहीं था कि 3 घंटे लग जाएंगे मुझे, इसलिए आज क्लास भी थोड़ी सी लेट शुरू कर रहा हूँ। उसको देखना, ठीक है। मुझे ज़्यादा शायद बोलने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपको सच में फील होगा कि कितनी मेहनत उनकी स्लाइड बनने में लगाई है सर ने, और कितने, मतलब चलो अपने मुंह से अपनी तारीफ करना हो जाएगी, पर तुम देखना, ठीक है। ऐसी वोकैब कहीं, इतना कंटेंट पे काम, इतनी मेहनत अगर किसी वोकैब की क्लास में आपने किसी की देखी हो तो मुझे बता देना। जैसा कि आप लोगों को पता है, अब मैं अपना कोई नया बैच लॉन्च नहीं कर रहा है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसी बैच को ऐसा सुपर सॉलिड बना दिया जाए, इसी के अंदर ज़्यादा कंटेंट दिया जाए। क्योंकि अगर मैं सिर्फ लाइव बैच, हर 2-2 महीने में लाइव बैच लॉन्च करता रहता, एक बैच पढ़ाओ, 2 महीने बाद फिर नया लाइव बैच, फिर नया लाइव बैच, तो उस लाइव बैच में लिमिटेड सा ही कंटेंट फिर मैं पढ़ा पाता। तो मैंने वो ड्रॉप करके मैंने सोचा कि ऐसे बार बार लाइव बैच लॉन्च करने की बजाय क्यों ना मैं इसी बैच के अंदर इतना कंटेंट ऐड कर दूं कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाए। जैसे अपन कहते हैं ना, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बेटा इस बुक से भी कर लेना, है ना। अच्छा एक काम करना, तुम प्रीवियस ईयर पेपर वहां से लगा लेना, एक काम करना तुम वोकैब के लिए वो वाली बुक भी कर लेना। क्यों ना मैं इस बैच के अंदर ही इतना कंटेंट दे दूं कि बच्चा इतना ही कर ले तो ही उसको पेपर में दिक्कत ना आए। तो भैया इसी बैच को वन स्टॉप सॉल्यूशन बना रहा हूँ मैं, ग्रामर के लिए, थ्योरी के लिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए, वोकैब के लिए, चाहे आरसी, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, ये सब के लिए, चाहे आपको प्रीवियस ईयर पेपर के लिए, मॉक के लिए, कुछ भी और किताब भी नहीं खोलनी, कुछ वीडियो नहीं देखनी, कहीं नहीं जाना। और सिर्फ इतना, ये जो आपके फाउंडेशन बैच के अंदर जो फोल्डर है, इनके अंदर जितनी वीडियो, जितने टेस्ट हैं, इतना पूरा कर दो। इंग्लिश की वजह से आपका एग्जाम नहीं रुकेगा, ये मेरा वादा है। इतना कर दो, ठीक है। चलो, तो भैया कोई नया बैच मैं नहीं लेके आ रहा हूँ लाइव, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि इस बैच में मैं मैक्सिमम कंटेंट ऐड कर सकूँ। अब आप वोकैब भी देखोगे, ग्रामर तो आपने मेरे से ऑलमोस्ट 50% पढ़ ही ली है। तो अब मैं मानता हूँ कि अब आप अपना फीडबैक शेयर करने लायक हो गए हो। अगर आप मन से संतुष्ट हो इस बैच से, आपको लगता है कि यार जितनी हमने फीस दी थी ये बंदा उससे ज़्यादा ही मेहनत करके हमें दे रहा है, उससे ही ज़्यादा ही कंटेंट हमें दे रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसका फीडबैक शेयर कर देना।
क्योंकि लाइव बैच में तो क्या होता है, बार बार आके आप बता सकते हो देखिए मेरा नया बैच आने वाला है, देखिए 11 सितंबर को नया बैच आएगा, देखिए 11 नवंबर को नया बैच आएगा। अब मेरा तो बैच को नया ला नहीं रहा मैं, तो फिर बार बार कैसे किस बेस पे प्रमोशन करूँ, वो तो आप ही लोग कर सकते हो। तो अगर भाई आप लोग सेटिस्फाइड हो कि जो आपने फीस दी आपको उसका वर्थ मिल रहा है, आपको लग रहा है कि जो एफर्ट्स और कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है वो हमारी फीस से बढ़िया ही है, तो अपने दोस्तों के साथ इसका फीडबैक शेयर कर देना भाई अपने बैच का। जितना हो सके अपने दोस्तों को बताइए, चैनल पे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस दिखाइए या ऐप पे लेके आइए, उनको बताइए, है ना, जितना हो सके। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो, अगर आप नहीं सेटिस्फाइड है, बुरा लगता है तो 10 गुना बुराई करो। अगर आपको बैच बुरा लगा तो 10 गुना बुराई करो, जाके को उसकी तरफ मुंह करके भी नहीं देखना, है ना। लेकिन अगर अच्छा लगा तो भी एक आध को बता देना चाहिए। सब यही सोचते रहते हैं कि यार सर के तो पता नहीं कितने स्टूडेंट होंगे, कोई और बता देगा, कोई और बता देगा। वही वाली कहानी हो जाती है। एक बार एक राजा ने कहा कल खीर बनेगी, तो चावल तो हमारे यहाँ से आ जाएंगे, आप एक काम करना सबके सब दूध डाल देना इस ड्रम में, ठीक है। तो एक बंदे ने सोचा यार सारी दुनिया दूध डालेगी, मैं एक गिलास पानी डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, मैंने डाला है। दूसरे ने भी सोचा, तीसरे ने सोचा। सुबह जब राजा के सैनिक वहाँ पे वो ड्रम उठाने आए ना दूध का, उसमें दूध का एक गिलास भी नहीं था, सारा पानी था वो। तो सब लोग यही सोचते हैं कि यार कोई और बता देगा, सर के बैच में कोई और बता देगा, क्योंकि यार वो बाकियों की तरह वो सब मैं काम नहीं कर सकता यूट्यूब पे आके नई क्रांति होने वाला है धमाका, वो सब भाई मैं नहीं कर सकता। मेरा तो बैचेस माउथ पब्लिसिटी से ही चलते हैं कि एक बच्चा पढ़ता है, वो कंटेंट से सेटिस्फाई होता है, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो अपने दोस्तों को, छोटे भाइयों को बताते हैं। तो अगर आप भी सेटिस्फाइड हैं बैच से तो जितना हो सके बैच के बारे में अपने दोस्तों को प्लीज़ बता देना, ठीक है। चलो जी, आ जाइए, अपने चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है जी आर्टिकल्स। आ जाओ, सबने पढ़ रखा है, सबने पढ़ रखा है कि आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल किनको बोलते हैं, एन को, और डेफिनेट आर्टिकल किसको बोलते हैं, द को, है ना। इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं एन को और डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं द को। अब जरा समझने की कोशिश करना, मैंने जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, 8 बताए थे। आर्टिकल तो उसमें बोला ही नहीं है कि ना, आर्टिकल तो मैंने उसमें बोला ही नहीं, आर्टिकल नहीं बोला, तो फिर ये आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल जब बोला नहीं तो फिर ये आर्टिकल आखिर क्या होते हैं, तो जरा समझने की यहाँ पर कोशिश करना। आर्टिकल कुछ नहीं है बच्चे, एडजेक्टिव की ही वीकर फॉर्म होते हैं। आर्टिकल कुछ नहीं है, आर्टिकल एडजेक्टिव की ही वीकर फॉर्म है। आर्टिकल कुछ अलग से नहीं है, आर्टिकल एडजेक्टिव की ही वीकर फॉर्म है। कैसे, उस बात को समझते हैं। देखो होता क्या है, आर्टिकल ना, जैसे ये मान लीजिए मैं कहूँ अ बॉय इज वेटिंग आउटसाइड, एक लड़का बाहर वेट कर रहा है। अ गर्ल इज वेटिंग आउटसाइड, एन एलिफेंट इज परफॉर्मिंग इन द सर्कस। तो क्या ए एन लगाने से इनडायरेक्ट मीनिंग साफ साफ पता नहीं चल रहा है कि ये वन है। ए एन आर्टिकल लगाने से साफ साफ पता नहीं चल रहा है कि वन कहना चाहते हो। ऐसे ही द जो होता है वो वीकर फॉर्म होता है दिस दैट दीज दोज की। इस बात को और क्लैरिटी से समझ पाओगे, इस बात को और क्लैरिटी से समझ पाओगे। एक काम करो, जो नीचे सेंटेंसेस हैं इसमें आप ए एन द भरिए। ये जो नीचे सेंटेंसेस हैं इसके अंदर आप ए एन द भरिए, ए एन द आर्टिकल को इसके अंदर भरिए जरा। और एक छोटी सी चीज़ मैं और बता दूं, एक छोटी सी चीज़ और बता दूं, जो वोकैब की वीडियोस ऐड हो रही है, वोकैब के कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, कोई नोट्स नहीं बनाने उसके, वो क्लास में याद हो जाएगी, खाली बस पीडीएफ को एक बार रिवाइज करना है, ठीक है जी। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर उसको प्रिंटेबल फॉर्म में, मतलब प्रिंट करने का ऑप्शन दे दीजिए। अरे यार एक क्लास में 60 स्लाइड हैं, 60 पेज प्रिंट आउट, सारी वोकैब की क्लास के प्रिंट आउट निकलवाने में दादाजी का प्लॉट बिक जाएगा। क्या करेगा उसका प्रिंट आउट निकलवा के, इतने अच्छे फोटोज हैं, नेमोनिक्स हैं, वोकैब एक दो बार पीडीएफ आंखों के आगे से निकल गई, याद ही हो जाएगी। क्या जरूरत है, मत पढ़ो इन चक्करों में, कोई प्रिंट आउट सिरिंट आउट कोई नोट्स फोर्ट्स की जरूरत नहीं है वोकैब के। सीधा वोकैब की क्लास देख ली, 2x स्पीड पे देखनी है 2x स्पीड पे देख लो, उसके बाद टाइम निकाल के 10 दिन बाद 20 दिन बाद एक बार उस पीडीएफ पे नजर मार ली, मोर देन इनफ है।
कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं भूलोगे। इतने ज़बरदस्त फोटो नेमोनिक से आपको पढ़ाया जाएगा, नहीं भूलोगे। कोई ज़रूरत नहीं है किसी प्रिंट आउट की, कोई ज़रूरत नहीं है किसी नोट्स की। हाँ जी। अब मुझे लगता है सब बच्चों ने पढ़ रखा होगा, किसी चीज़ का जब पहली बार इंट्रोडक्शन करते हैं, किसी चीज़ का जब पहली बार जिक्र करते हैं तो ए एन आर्टिकल लगाते हैं ना। एक बार एक राजा था, वंस देयर वॉज अ किंग। ठीक है जी। अब ये राजा, इसी की बात हो रही है सेकंड सेंटेंस में। उस राजा की एक सुंदर बीवी थी, है ना। तो उसी राजा को दोबारा रेफर करोगे तो इस बार वो डेफिनेट हो गया, द आर्टिकल आ गया। वाइफ का जिक्र पहली बार हो रहा है तो ए आर्टिकल आ गया। अब ये वाइफ के लिए शी लगा दिया, उसने एक नीला तोता खरीदा। अब ये पैरेट का जिक्र पहली बार हो रहा है तो ए आर्टिकल आ गया, हाँ कि ना। तो एक बार एक राजा था, उस राजा की एक सुंदर बीवी थी, उस रानी ने एक नीला तोता खरीदा। अब आप एक काम करो, भरना नहीं है, बस मन में सोचना है। आप एक काम करो, ए एन जहाँ पे लिखा हुआ है ना, एन तो खैर इसमें आ नहीं रहा, जहाँ पे भी ए लिखा हुआ वहाँ पे सोचो कि वन लिखा हुआ है, और जहाँ भी दा लिखा दिख रहा है वहाँ सोचो कि दैट लिखा हुआ है। जहाँ पे ए एन है वहाँ सोचो कि वन लिखा हुआ है, और जहाँ दा लिखा हुआ वहाँ सोचो कि दैट लिखा हुआ है। एक बार पढ़ो, फिर पढ़ो। हाँ जी। वंस देयर वॉज वन किंग, दैट किंग हैड वन ब्यूटीफुल वाइफ, शी बॉट वन ब्लू पैरेट। तो सर मीनिंग सेम सही रह गया, वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये ए एन कुछ नहीं होते, ये वन की ही वीकर फॉर्म होते हैं, और ये द कुछ नहीं होता, दिस दैट दीज दोज की ही वीकर फॉर्म होता है। इसीलिए ग्रामेरियंस ने इसको कोई नया पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं दिया। ये जो आर्टिकल्स होते हैं ए एन द, ये जो आर्टिकल्स होते हैं ए एन द, इसीलिए ग्रामेरियंस ने इसको कोई नया पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं दिया। ग्रामेरियंस के अनुसार ये एडजेक्टिव का ही पार्ट है, एडजेक्टिव की ही वीकर फॉर्म होते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। अब यहाँ पे जो बात लिखी हुई है इसको भी समझ लेते हैं। कई बार क्या होता है, हम लिखते तो ए एन है, हम लिखते तो ए एन है, लेकिन उसका मतलब वन नहीं, उसका मतलब ऑल जैसा निकलता है। कई बार क्या होता है, हम लिखते तो उसको ए एन है, चीज़ वो सिंगुलर की जैसे ही चलती है, लेकिन मीनिंग उसका ऑल जैसा निकलता है। देखिए कैसे। एक काम करो, पहले तीन सेंटेंसेस को पढ़ना, पहले तीन सेंटेंसेस को पढ़ना जरा एक बार। अ टीचर मस्ट बी वेल क्वालिफाइड, एक टीचर को वेल क्वालिफाइड होना चाहिए। अ सन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, एक लड़के को हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। मोहन जो है वो एक बाइक प्रेफर करता है स्कूटी की बजाय। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ वैसे ये तीनों नो एरर हैं, ये तीनों ही सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ये तीनों नो एरर हैं। ये आपको कोई बात समझाने के लिए लिखी है।
अ टीचर, क्या आपको नहीं लगता यहाँ पे अ टीचर इक्वल टू टीचर्स है? आपको नहीं लगता कि अ टीचर का यहाँ पे मीनिंग टीचर्स वाला है, सबके सब टीचर्स को रेफर किया जा रहा है। ऐसे यहाँ पे अ सन, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सन की थोड़ी बात हो रही है, हाँ कि ना? यहाँ पे आपको नहीं लगता कि अ सन का जो मतलब है वो सन्स है, कि जितने बेटे हैं उन सबको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरी बात आ रही है समझ में? अब ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे सन्स हो गया तो यहाँ पे देयर पेरेंट्स कर दूं। मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ पे अ सन को काट के सन्स लिखना है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अ सन भी ठीक है और सन्स भी ठीक है, दोनों का मतलब एक है। अ सन का मीनिंग यहाँ सन्स वाला है। मैं इसको हटा ही देता हूँ, तो मैं बोल के ही बता देता हूँ, क्योंकि कई बच्चे ना ऐसे स्लाइड सीधी सीधी टापते हैं, बस दिमाग कर लेते हैं बंद और स्लाइड को ऐसे टाप देते हैं नोट्स में सीधा सीधा। तो मैं बोल के बता रहा हूँ ताकि आप जब नोट्स बनाएं तो आपको ये दिमाग में बात खुद से लिखोगे तो ही क्लिक होगी। मैं इन 3 सेंटेंसेस के थ्रू आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि हम ए आर्टिकल का या एन आर्टिकल का यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हम एक वाला मीनिंग नहीं दे रहे होते, हम ऑल जैसा मीनिंग दे रहे होते हैं। जब आपने लिखा है अ टीचर मस्ट बी वेल क्वालिफाइड, एक टीचर को वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, ये बात किसी एक टीचर पर नहीं, सब टीचर्स पर एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे अ टीचर का मतलब ऑल टीचर्स वाला है। एक लड़के को अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यहाँ पे अ सन कोई एक पर्टिकुलर सन की बात नहीं हो रही है, सब लड़कों को अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। मोहन प्रेफर करता है एक बाइक स्कूटी की बजाय। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं क्योंकि एक बाइक कहना चाहता है कोई भी बाइक ले आओ, कोई भी बाइक ले आओ, चाहे वो स्प्लेंडर है, चाहे वो प्लेटिना है, चाहे वो बुलेट है, और दूसरी साइड पे कोई भी स्कूटी खड़ी हो, एक्टिवा हो, जुपिटर हो, पेप हो, कोई भी स्कूटी हो, तो ये बाइक प्रेफर करेगा स्कूटी की बजाय, ये कहना चाहता है ये। मेरी बात आ रही है समझ में? कहने का मतलब यहाँ पे मोहन प्रेफर्स बाइक्स टू स्कूटीज़। अगर यहाँ बाइक्स और यहाँ स्कूटीज़ लिख दूँ तो बात एक ही रहेगी। अ बाइक यहाँ पे मतलब है बाइक्स, अ स्कूटी यहाँ पे मतलब है स्कूटीज़। तो यहाँ पे इन 3 सेंटेंसेस से मैं आपको सिखाना ये चाह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, ए एन का मतलब 1 तो होता ही है, वो तो सबने पढ़ रखा है, लेकिन कई सेंटेंसेस में ए एन का मतलब ऑल वाला भी होता है, जैसे कि इन 3 में है। समझ में आया? अब हो सकता है कि किसी बच्चे के माइंड में डाउट है, अच्छा सर ए एन का मतलब 1 होता है, अभी आपने पढ़ाया ना, ए एन का मतलब 1 होता है, वीकर फॉर्म पीछे आपने पढ़ाया। तो क्या जहाँ पे ए एन लिखा हुआ हर जगह काट के 1 लिख सकते हैं, या जहाँ पे 1 लिखा हुआ हर जगह काट के ए एन लिख सकते हैं? कुछ तो फर्क होता होगा ना। अगर दोनों एक ही चीज़ें होती तो 2 बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती? कुछ ना कुछ तो फर्क सर होता होगा। मेरी बात आ रही है समझ में जो मैं कहना चाह रहा हूँ? उस फर्क को अगर समझना है तो ये नीचे वाले 2 सेंटेंसेस देखिए। हाँ जी, पढ़ा जरा इन दोनों सेंटेंसेस को। मुझे सिर्फ 100 रुपये की ज़रूरत है। अब यहाँ पे ये जो ओनली है, इससे पता चल रहा है कि आपको नंबर पे स्ट्रेस डालना है। ए एन तो उसकी वीकर फॉर्म होते हैं। अगर आपको कोई ऐसा वर्ड दिख जाए, ओनली दिख गया, जस्ट दिख गया, ओवर दिख गया, ऐसा कोई वर्ड दिख जाए जिससे आपको पता चले कि नंबर पे स्ट्रेस डालना है, तो उस केस में आप यहाँ पे ए एन का नहीं, फिर आपको 1 ही यूज़ करना पड़ेगा। आई नीड ओनली 100 रुपीज़, आई नीड ओनली 200 रुपीज़, आई नीड ओनली 300 रुपीज़। यहाँ ओनली से इस नंबर पर स्ट्रेस डाला जा रहा है, तो अब यहाँ पे ए एन से काम नहीं चलेगा, 1 लगाना पड़ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 1000 से ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट थे उस सेमिनार में, ओवर 1000 स्टूडेंट्स। इस बार ए से काम नहीं चलेगा, इस बार आपको 1 लिखना पड़ेगा। तो डिफरेंस क्लियर हो गया। ए एन का इनडायरेक्ट मतलब 1 होता है, लेकिन क्या दोनों बिल्कुल 100% सेम है? नहीं भैया। अगर आपको नंबर पे स्ट्रेस डालना होता है तो आप 1 का यूज़ करते हो। अगर आप जनरल मतलब नंबर पे स्ट्रेस नहीं, अगर मैं कहूँ ही इज़ अ बॉय, ये एक लड़का है ना, ही इज़ अ सोल्जर, ये एक सोल्जर है, ही इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है। अब यहाँ पे हमारा स्ट्रेस ये बताने पे नहीं कि वो एक टीचर है, इस चीज़ पे हमारा स्ट्रेस नहीं है, तब हमने नॉर्मली बोल दिया ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ लॉयर। हाँ के ना? लेकिन अगर कोई तुमसे पूछ ले, लेकिन अगर कोई तुमसे ये कह दूँ देख के आओ हॉल में कितने टीचर्स हैं, देख के आओ हॉल में कितने टीचर हैं, तो अब तो आके क्या कहेगा,
वन टीचर इज प्रेजेंट इन द हॉल। नंबर पे स्ट्रेस डालना हो जीवन में तो वन का यूज कर लेना, नॉर्मली बात करनी हो नंबर पे स्ट्रेस ना डालना हो तो ए एन का यूज कर लेना। इतनी सी बात है। बोलो जी, क्लियर होगी इतनी बात? ए एन और वन में क्या फर्क होता है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट पर जाइए। अब ये कुछ आगे आपको एरर्स दिख रहे हैं, ये तीन चीज़ों पर बेस्ड है। एक तो आपको मैंने नाउन चैप्टर में पढ़ा है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल मत लगाना, अ वाटर मत लिख देना, अ आयरन एन आयरन मत लिख देना। मेरी बात आ रही है समझ में? दूसरा, अगर आपको याद हो तो पहले भी अपनी क्लास में एक बार जिक्र हुआ था कि मान लो मैं ऐसे लिख दूं, दिस इज़ फैन। जब वो कावड़ली वाली बात पढ़ाई थी ना, तब पढ़ाया था मैंने कि दिस इज़ फैन। क्या सीधा ऐसे लिख पाएंगे? नहीं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल लगाना मस्ट होता है। दिस इज अ फैन लिखना पड़ जाएगा। एक ये कॉन्सेप्ट है। और तीसरा, मुझे लगता है हर बच्चे को पता होगा, ए ई आई ओ, है ना, ये वाली वोवल साउंड होती है ए ई आई ओ यू, तो उस केस में एन आता है, और बाकी कॉन्सोनेंट साउंड होती है उसमें ए आता है। इस बेसिस पर आपको ये 8 सवाल हैं, पहले आप ट्राई करिए फिर मैं कराता हूँ। खुद करने का मजा ही अलग है, और ये है भी बहुत आसान। ट्राई तो करो एक बार। 4 ये हैं, 4 आगे हैं, करो ट्राई फिर मैं कराता हूँ। खाली मत बैठो, बिल्कुल आसान है, करो भाई करो। इन चारों को करो अब जरा, ये 4 और देखो फिर डिस्कस करता हूँ। चलो जी, करें जी डिस्कस, आ जाइए। उसने कागज लिया और उस पर कुछ लिखा मेरे बारे में। उसने कागज लिया और उस पर कुछ लिखा मेरे बारे में। पेपर तो मटेरियल नाउन होता है। या तो अब यहाँ से ए आर्टिकल को ड्रॉप कर दो, या तो ए आर्टिकल को ड्रॉप कर दो, ही टुक पेपर ऐसा लिख दो। लेकिन अगर एक पेपर वाली सेंस देना चाहते हो तो फिर आपको इसकी जगह पे लिखना पड़ेगा ही टुक पेज ऑफ पेपर। पेपर के टुकड़े का नाम पेज ही होता है भाई। सुनने बोलने में आपको लाख अटपटा लगेगा, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन होता है। ही टुक अ पेज ऑफ पेपर। सुनने बोलने में आपको अटपटा लगेगा, लेकिन पेपर के टुकड़े का नाम पेज ही होता है। रजिस्टर के पीछे उठा के देखो, पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस लिखे होते हैं। ये ही टुक अ शीट ऑफ पेपर, या फिर अब पीस ऑफ पेपर भी चल जाएगा।
तीनों ग्रामेटिकली ठीक है, तीनों में से कोई भी लिख सकते हो, इकट्ठे ऑप्शन में कभी नहीं आएंगे। लेकिन अगर जैसे बोलते हैं ना, ब्रेड के लिए स्लाइस वर्ड का यूज़ करते हैं, जूतों के लिए पेयर वर्ड का यूज़ करते हैं, है ना, तो ऐसे ही अगर पेज के लिए बेस्ट वर्ड हो तो वो पेज है, मतलब पेपर के लिए बेस्ट वर्ड हो तो वो पेज है। पेज ऑफ पेपर, शीट ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर, चल तीनों जाते हैं, लेकिन ये बेस्ट होता है। क्लियर हो गया? हाँ जी। यू मस्ट सेंड हिम SMS इमीडिएटली एज ही मस्ट बी वरीड अबाउट यू। तुम्हें उसे इमीडिएटली SMS भेज देना चाहिए, तुम्हें उसे इमीडिएटली SMS भेज देना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे को लेकर परेशान हो रहा होगा। SMS काउंटेबल होते हैं, हाँ के ना? सुबह से 5 SMS आ चुके हैं तुम्हारे, सुबह से कोई मैसेज ही नहीं आया यार उसका, काउंट कर सकते हो? अरे हाँ के ना? मैंने 6 मैसेज किए, रिप्लाई नहीं किया तुमने, तो इसका मतलब काउंटिंग तो इनकी हो सकती है, हाँ के ना? और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कोई ना कोई डिटर्मिनर लगाना ज़रूरी है, तो यहाँ पे अपने को आर्टिकल पुट करना था। अब ए लगेगा कि एन, उसको समझने के लिए ज़रा समझने की कोशिश करना, जो हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ध्यान से समझना, इन अक्षरों से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है कि ए से पहले लगाना होगा, ए से बना हुआ वर्ड होगा उससे पहले लगाओगे तभी एन आएगा। इन आवाज़ों से मतलब है, अ, ई, आई, ओ, और ये स्कूलों के अंदर अपने को यू पढ़ा दिया गया। यू सही नहीं है बच्चे, ये ऊ पढ़ाया जाना चाहिए था, यहाँ पे पढ़ाया जाना चाहिए था ऊ, ये यू नहीं है। य, खुद सोच के देखो, ये जो य की साउंड है, ये तो कॉन्सोनेंट साउंड नहीं होती, हिंदी में भी तो होते हैं स्वर और व्यंजन। ये जो य की साउंड है, ये व्यंजन साउंड के अंदर नहीं आती क्या? तो स्कूलों में जो हमें पढ़ाया जाता है ए, ई, आई, ओ, यू, वो कायदे से यू नहीं, हमें ऊ पढ़ाया जाना चाहिए था। तुम्हारे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। उसी वजह से बच्चों को ये, जैसे अब यूनिवर्सिटी है, य की आवाज़ है, बच्चों को ऐसा लगे ए, ई, आई, ओ, यू, बच्चा कहेगा एन लगा दो, गलत है, ये ए आएगा यहाँ पे, यहाँ पे हाँ जी, फिर से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, फिर से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, कि स्कूलों में जो हमें पढ़ाया जाता है ए, ई, आई, ओ, यू, वो कायदे से ए, ई, आई, ओ, यू नहीं, ए, ई, आई, ओ, ऊ पढ़ाया जाना चाहिए था। ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है, इसकी साउंड अगर ऊ निकले, जैसे ऊबर, आई बुक्ड एन ऊबर कैब, तब लगेगा वहां पे। अगर ऊबर ऊ की आवाज आएगी तब एन लगेगा, वरना ये जो यू होता है यार, यू तो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, व्यंजन साउंड होता है, उसके साथ एन कैसे आ जाएगा? उसके साथ तो ए आएगा। इसी वजह से जैसे ही हम ये लिखते हैं दे स्टडीड एट एन यूनिवर्सिटी, या अ यूनिवर्सिटी, बच्चे को ऐसा लगता है यूनिवर्सिटी, ए, ई, आई, ओ, यू, बच्चे को लगता है एन आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा जी ए। बोलो जी, क्लियर हुई इतनी बात? तो यहाँ पे जरा फिर से लौट के आइए, मैंने क्या कहा, अक्षर से नहीं, लेटर से नहीं, साउंड से मतलब है। तो यहाँ पे आप जब इसको पढ़ रहे हैं, यू मस्ट सेंड हिम SMS, अ बोले बिना इसको बोल के दिखाओ, समझ थोड़ी बोलते हैं इसको, SMS, अ बोले बिना इसको बोल ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे कैसी साउंड आ रही है? यहाँ पे कैसी साउंड आ रही है? वोवल साउंड आ रही है, तो क्या लिखना पड़ेगा? SMS लिखना पड़ेगा। क्लियर हुई इतनी बात? ऐसे ही यहाँ पर माई अंकल इज एन सेबी एम्प्लॉय, सो वी इजीली गॉट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। माई अंकल इज एन सेबी एम्प्लॉय, सो वी इजीली गॉट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेबी एम्प्लॉय, सेबी स, तो इस बार ए आएगा कि एन आएगा?
इस बार ए आएगा। अ से बी एम्प्लॉय, क्लियर हुई इतनी बात। मेरे पिताजी एक एसबीआई एम्प्लॉय, एसबीआई एसबीआई, अ बोले बिना इसको बोल के दिखाओ, सभी थोड़ी बोलते हैं इसको, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। कहने का मतलब भाई अक्षर से मतलब है, मतलब लेटर से नहीं, लेटर की साउंड से मतलब है। एसएमएस, एसएमएस अ बोले बिना इसको नहीं बोल सकते, वोवल साउंड है, एन आएगा। से बी कॉन्सोनेंट साउंड है, ए आएगा। एसबीआई अ आ रही है, एन आएगा। अब जब मैं पढ़ा रहा था एक बार, ऑफलाइन बैच की बात है, एक बच्चे ने पूछा सर अगर मैं इसको ऐसे पढ़ दूं एस ई बी आई एम्प्लॉय, तो एस ई बी आई एन आ जाएगा, और सर अगर मैं इसको ऐसे पढ़ दूं सभी एम्प्लॉय, तो फिर ए आ जाएगा। तो बच्चे समझने की कोशिश करना, किसी संस्था का नाम, किसी पर्सन का नाम, उसकी क्या प्रोनाउंसिएशन होगी वो संस्था, वो कंपनी, वो पर्सन डिसाइड करेगा। अपनी मर्जी से आप, अब जब सेबी के दफ्तर में जाते हो तो हिंदी में अगले लिखते हैं सेबी, अगर ये अपने आप को एस ई बी आई बुलवाते तो हम एन लगा देते। अगर तुम एस बी आई बैंक जाते हो और बाहर वहां पे सभी बैंक लिखा होता तो मैं लगा देता, ये क्या दिक्कत है। संस्था के नाम की प्रोनाउंसिएशन तो वो संस्था डिसाइड करेगी ना भाई। बोलो जी, समझ में आई मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसे अपनी मर्जी से प्रोनाउंसिएशन मत बना लेना। अब मुझे लगता है ऐसा तो कोई बच्चा होगा नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला जिसको एसबीआई और सेबी ना पता हो। ऐसे यहाँ पर वो पढ़ रहे थे कैलिफोर्निया में एक यूनिवर्सिटी में, य की साउंड है, य क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन साउंड है, अ आएगा यहाँ पे। स्कूलों में जो में पढ़ाया जाता है ए ई आई ओ, वो ऊ होना चाहिए था, ना कि यू। गलत पढ़ाया जाता है स्कूलों में, इसी वजह से ये कंफ्यूजन होती है बच्चों को। क्लियर हुई इतनी बात। उसने एक एफआईआर लॉन्च करा दी, उसने एक एफआईआर दर्ज करा दी जब उसने उसके पैसे देने से मना किया। एफआईआर, एफआईआर, अ बोले बिना इसको बोल के दिखाओ। अ बोले बिना इसको बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे तो क्या लिखना पड़ेगा, एन एफआईआर। बोलो जी, समझ में आया। ऐसे ही इसके अंदर उसे एक 1 रुपी कॉइन मिला, वन। अब यहां पे आप देख रहे हो भले ही ओ लिखा हुआ लेकिन साउंड कैसी है, व की, वन। तो वन तो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन साउंड है, तो यहां पे क्या आएगा, अ 1 रुपी कॉइन लिखना पड़ेगा। वी स्टेड इन दिल्ली, हम दिल्ली में रहे 1 साल के लिए और फिर मुंबई शिफ्ट हो गए। ये जो वर्ड है ना, इसको हम बोलते हैं, इसकी हम नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं ईयर। ई की साउंड नहीं है इसमें। आप इसको एक काम करना, डिक्शनरी में टाइप करके और ऑडियो सुनना, वो ईयर नहीं, वो बोलेगा ईयर, 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 य की साउंड बोलेगा वो। हम इसको ऐसे देसी भाषा में कर देते हैं 5 ईयर्स, ई नहीं है, ईयर्स है, ईयर्स, य की साउंड है इसमें, तो यहाँ पे एन नहीं, यहाँ पे अ का यूज होगा। आ रही ये बात समझ में। तो फिर से देखिए मैंने क्या बोला कि ए लगेगा कि एन लगेगा, ये नेक्स्ट लेटर की साउंड पे डिपेंडेंट होता है। अगर वोवल साउंड निकले तो एन लगता है, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड निकले तो ए लगता है। ए ई आई ओ, बस ये ऊ और यू वाली बात आपको ध्यान रखनी। क्लियर हो गया। इसको देखिए जरा, अब ये कुछ वर्ड्स हैं, देखो इसको पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, यूनिट। य होता है क्या स्कूलों में जो में पढ़ा जाता है ना, ए ई आई ओ यू, उसके चलते ये सारे वर्ड के साथ आपका मन करेगा कि एन लगा दूं, लेकिन सबके साथ ए आएगा। क्यों, देखो यूनिट, यूनिक, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। यूटोपिया, एक ऐसा इमेजिनरी वर्ल्ड जहां हर कोई खुश है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, जो चीज़ हर जगह वैलिड हो। यूनिफॉर्म, या तो यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए एक जैसा, या फिर स्कूल वाली यूनिफॉर्म। य की साउंड है सब में। यूजफुल, यूनियन, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यूलॉजी मतलब तारीफ करना। वन, व, दिखने में आपको लग रहा है कि वोवल है लेकिन साउंड सबकी कॉन्सोनेंट वाली है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज होगा, ए आर्टिकल का यूज होगा इन सब के साथ। क्लियर हो गया। ऐसे इनको देखो, इसमें साइलेंट है आर। आई वेटेड फॉर यू, आई वेटेड यू फॉर एन आर, आर, एन आर लगेगा। आयर मतलब उत्तराधिकारी, आयरस मतलब लड़की उत्तराधिकारी हो। ऑनेस्ट, सब में एच साइलेंट है। ऑनर, ऑनररी, सब में एच साइलेंट है। सब में वोवल साउंड बन गई, सब में एन आ जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। एसएमएस, आर टी आई, आ बोले बिना इसको बोल के दिखाओ। रटी थोड़ी बोल दोगे इसको समझ थोड़ी बोल दोगे।
इसको मनस थोड़ी बोल दोगे, MNC, LLB, ये ऐसे वर्ड हैं जो दिखने में आपको ऐसा लगेगा कि वोवल साउंड, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन वोवल साउंड निकलती है इनकी, तो इन सब में क्या लगेगा, एन आर्टिकल लगेगा। क्लियर हो इतनी बात? नेक्स्ट बात जाइए। अब ये एन आर्टिकल पर बेस्ड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगा। मुझे एक बात बताना, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि बॉट अ, थोड़ा दूर लिख रहा हूँ लेकिन समझना है ना, ही बॉट अ हाउस, थोड़ा और दूर लिखता हूँ ताकि वर्ड मेरा पूरा आ जाए। अभी के लिए सोचो कोई गैप है ही नहीं, एक सेकंड के लिए सोचो कोई गैप है ही नहीं। ही बॉट अ हाउस, तो ये ए आर्टिकल किसके लिए आया, ये ए आर्टिकल किसके लिए आया, हाउस के लिए आया, यस और नो? ये ए आर्टिकल हाउस के लिए आया, यस और नो? अब यहां पे मैंने एक वर्ड लिख दिया, ही बॉट अ बिग हाउस। अब ये ए आर्टिकल किसके लिए आया, आर्टिकल तो नाउन के लिए आते हैं, आर्टिकल तो नाउन के लिए आते हैं, हाउस के लिए आया। अब यहां पे मैंने एक वर्ड लिख दिया, एक्सट्रीमली, ठीक है? अब यहां पे ए काट के एन करना पड़ गया, क्योंकि आगे साउंड कैसी आ रही है, आगे साउंड कैसी आ रही है, वोवल साउंड आ रही है, ही बॉट एन एक्सट्रीमली बिग हाउस। अब जैसे मैं एन करूंगा, बच्चा कहेगा सर आर्टिकल तो आपने कहा था नाउन के लिए आते हैं। ध्यान देना मेरी बात, ये ए लगे चाहे एन लगे, आया इसी के लिए है, लेकिन ए और एन में कोई फर्क नहीं होता। ए लगेगा कि एन, वो नेक्स्ट लेटर की साउंड पर डिपेंडेंट है। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, इसका मतलब है कि उसने एक बहुत ही बड़ा घर खरीदा। ये जो एक है ना, एक ना एक्सट्रीमली है, एक ना बिग है, एक है घर। ये आया हाउस के लिए, लेकिन ए लगेगा कि एन लगेगा, वो नेक्स्ट लेटर की साउंड पर डिपेंडेंट है। अब अगर मैं आपको एक बात बोलूंगा, आप कहोगे मजाक ही चल रहा है यहां तो। एन पता है, एन कुछ नहीं है। एन, ए जब आगे वोवल साउंड आती थी तो बोलने में अजीब लगता था, इसलिए उसको एन कर लिया। मेरी बात आई समझ में? ही बॉट अ एक्सट्रीमली पॉज देना पड़ जाता है। अगर दो वोवल साउंड इकट्ठी आ जाती हैं तो पॉज देना पड़ जाता है, सेंटेंस बोलने में अजीब लगता है, इसलिए अंग्रेजों ने एन कर लिया कि आगे वोवल साउंड आएगी तो ए को एन में चेंज कर देना, और एन में कुछ भी अलग नहीं है। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है इसके अलावा ए और एन में। मेरी बात आई समझ में क्या कह रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बोलने में अटपटा लगता है, आगे जैसे ही वोवल साउंड आती है ए को एन कर लिया, दैट्स इट। आया ये इसी के लिए है, लेकिन इसके अगले लेटर की साउंड वोवल हो गई, इसलिए ए को एन में कर देते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? चलो जी नेक्स्ट पे आ जाइए। अभी एक रूल है, इसको देखो। इसको पढ़ाने से पहले अगर मैं तुम्हें बोलूं कि क्या राहुल्स हो सकता है, राहुल्स, तुम कहोगे सर नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कहूं अराहुल हो सकता है, अराहुल, सर अजीब लग रहा है। द राहुल हो सकता है, द राहुल। प्रॉपर नाउन से पहले दा कैसे लग जाएगा? टेंशन ना लो, ये सारे सही होते हैं। कुछ सर्कमस्टांसेस में होते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा सही होते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि ये ठीक हो सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि ये ठीक हो सकते हैं। टेंशन ना लो, ये भी पढ़ेंगे। अभी के लिए शायद आपको ये अजीब लग रहे होंगे, लेकिन टेंशन ना लो, ये भी पढ़ेंगे। ठीक, आ जाओ लौट के एक बार इस पे देखो, समझना। अगर एक प्रॉपर नाउन का यूज हम एक कॉमन नाउन की तरह से करें,
अगर एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह से यूज में लिया जाए तो जैसे फिर कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल आ सकते हैं, फिर प्रॉपर के साथ भी आने लग जाएंगे। समझो क्या बोला मैंने? अगर कभी एक प्रॉपर नाउन का यूज एक कॉमन नाउन की तरह से लिया जाए, एक प्रॉपर नाउन का यूज अगर एक कॉमन नाउन की तरह से लिया जाए तो उस केस में जैसे कॉमन नाउन के साथ ए एन द आर्टिकल आते हैं, इनके साथ भी आने लग जाएंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर को कॉमन की तरह से यूज करो? सेंटेंस को पढ़ के। एक काम करो, तुम इन तीनों सेंटेंसेस को पढ़ो और इसका मीनिंग निकालो। तीनों सेंटेंसेस को पढ़ो और इसका मीनिंग निकालो और फिर सोचने की कोशिश करो यहाँ जिन लोगों के नाम लिखे हैं क्या वो प्रॉपर नाउन की तरह से यूज किए जा रहे हैं कि कॉमन नाउन की तरह से। एक ट्राई तुम करो, फिर मैं कराता हूं। हाँ जी, समझ आया कुछ? ही इज़ वेरी अफ्रेड ऑफ हिज फादर। वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरता है। वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरता है क्योंकि उसके पिताजी एक हिटलर हैं। उसके पिताजी हिटलर हैं। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे अडोल्फ हिटलर की बात हो रही है? उसके पापा वो जर्मनी वाले अडोल्फ हिटलर हैं? नहीं ना। बोल देते ना उसकी मम्मी तो हिटलर है, उसको और उसकी मम्मी ना खेलने देगी यार, कतई हिटलर है। बोल देते हैं ना अपन उसके पापा हिटलर हैं, उसका भाई हिटलर है, उसकी बहन हिटलर है। तो वहाँ पे क्या हम हिटलर को वो अडोल्फ हिटलर कहना चाह रहे होते हैं कि हम कहना चाह रहे होते हैं हिटलर जैसा क्रूर है? कुछ आ रही बात? ऐसे सेंटेंस आपने खूब ही सुने होंगे, जी ये तो हमारी गली का सचिन है। अरे अजी हमारी गली का तो कोहली यो ही है। कोई लड़की बहुत अच्छा गाती है, जी हमारे कॉलेज की तो ये लता मंगेशकर यही है। हमारे कॉलेज का शाहरुख खान तो यही है। सुने होंगे ऐसे सेंटेंसेस। तो क्या उसमें असली शाहरुख खान, असली लता मंगेशकर, असली सचिन, असली कोहली, असली हिटलर की बात हो रही है? नहीं। बेसिकली क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में इतना काम कर दिया, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में इतना नाम कमा लिया कि उनके नाम को एक क्लास की तरह रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में लिया जाने लग गया। समझ में आ रही मेरी बात? हिटलर ने क्रूरता के लिए इतना नाम, बेसिकली कमाना नहीं कहेंगे, इसका नाम खराब करना हो गया पूरे वर्ल्ड में, कि इस हिटलर शब्द को अब नेगेटिव सेंस में पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में लिया जा सकता है। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा क्रूर है, हाँ कि ना? तो यहाँ पे हिटलर प्रॉपर नाउन नहीं है। यहाँ पे हिटलर वो अडोल्फ हिटलर नहीं है। इसलिए यहाँ पे ही इज हिटलर ना लिख के ही इज अ हिटलर लिखेंगे और एच स्मॉल में कर देंगे ताकि पता चल जाए कॉमन नाउन है। अब ये प्रॉपर नाउन नहीं रहा, अब ये कॉमन हो गया। और कॉमन हो गया तो फिर आर्टिकल लगाना पड़ जाएगा। दिस इज फैन नहीं लिख सकते, दिस इज अ फैन लिखना पड़ेगा। वही लॉजिक है। सेम ऐसे ही स्कूल में याद है, वो बच्चा ज्यादा स्टंट स्टूंट करके दिखाता था, अपन कहते थे घना अक्षय कुमार ना पाक है, घना अक्षय कुमार ना पाक है। ये फ्रेज खूब यूज किए होंगे आपने भी, है ना? तो इस दीवार के ऊपर से कूदने की कोशिश मत करो भैया, चोट लग जाएगी तुम्हें, तुम कोई अक्षय कुमार नहीं हो। अब बताओ कि ये वाली बात असली अक्षय कुमार को तो कहोगे नहीं, जो अक्षय कुमार है उसको तो ये बात कहोगे नहीं, और जो अक्षय कुमार नहीं है उसको बताने की जरूरत क्या है कि तू अक्षय कुमार नहीं है? इसका मतलब आप, पता है, आप अक्षय कुमार वो प्रॉपर नाउन वाला नहीं, आप कहना चाहते हो कि तू अक्षय कुमार की तरह एथलेटिक नहीं है, तू अक्षय कुमार की तरह स्टंट करने में कैपेबल नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर नहीं, कॉमन नाउन की तरह से यूज हो रहा है। कॉमन नाउन की तरह से यूज हो रहा है तो फिर आपको कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, आर्टिकल लगाना पड़ेगा। यू आर नॉट एन अक्षय कुमार लिखना पड़ेगा। बोलो जी, क्लियर हुआ? ऐसे ही
समुद्रगुप्ता को कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्ता को कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया क्योंकि उसका बिगेस्ट एम्पायर था। बिगेस्ट एम्पायर इन इंडिया कर लेना। भारत के जितने भी राजा हुए हैं, अब ये साइंटिफिकली ये फैक्ट कितना सही है, मतलब हिस्टोरिकली ये फैक्ट कितना सही है, डोंट नो, मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि समुद्रगुप्ता को नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि समुद्रगुप्ता का जो साम्राज्य था वो भारत में सबसे बड़ा था। ऐसी नेपोलियन का वर्ल्ड में सबसे बड़ा था, इसलिए समुद्रगुप्ता को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अब मुझे बताओ, समुद्रगुप्त और नेपोलियन एक ही है क्या? समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहते हो? मानते हो कि समुद्रगुप्त नेपोलियन के जैसा था? जैसे नेपोलियन का वर्ल्ड में सबसे बड़ा साम्राज्य था, इसलिए भारत के अंदर देखें तो सबसे बड़ा साम्राज्य समुद्रगुप्त का था, इसलिए समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। समझ में आया? तो यहाँ पे ये नेपोलियन वर्ड प्रॉपर नाउन नहीं है, अब ये कॉमन नाउन हो गया। और यहाँ पे देख पा रहे हो कहाँ का नेपोलियन? नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये ऑफ इंडिया लिख देने से ये नेपोलियन पर्टिकुलर हो गया, स्पेसिफिक हो गया। अब ये कॉमन नाउन है तो आर्टिकल आ ही सकते हैं, जनरलाइज होता तो एन लगाते, अब पर्टिकुलर हो गया ऑफ इंडिया लिखने से तो फिर दा लगा दिया। बोलो जी, कुछ मेरी बात आई समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी, फिर से देखिए मैंने क्या बोला। मैंने ये कहा कि अगर आपको सेंटेंस पढ़ के ऐसा लगे कि यहाँ पे ये जो किसी व्यक्ति का नाम लिखा है ये प्रॉपर नहीं, कॉमन नाउन के जैसा काम कर रहा है, अगर आपको सेंटेंस पढ़ के ऐसा लगे कि इस सेंटेंस में जो व्यक्ति का नाम लिखा है ये प्रॉपर नहीं, कॉमन नाउन की तरह से यूज में लिया जा रहा है, अक्सर कोई फेमस पर्सन ही होगा जिसको सब जानते होंगे। और ये बात समझ में? तो उस केस में अगर वो कॉमन नाउन हो गया तो कॉमन नाउन के साथ तो आर्टिकल आ सकते हैं, जनरलाइज होगा तो एन आर्टिकल लगा लेना, और अगर आगे कोई ऑफ नाउन ऐसा कुछ स्ट्रक्चर लिख के पर्टिकुलर का रखा हो तो दा लगा देना। वह अपने पिताजी से बहुत डरता है क्योंकि उसके पिताजी एक हिटलर है, अ हिटलर कर दिया। तू अक्षय कुमार नहीं है, यू आर नॉट एन अक्षय कुमार कर दिया। यहाँ पे ऑफ इंडिया से यहाँ पे ऑफ इंडिया लिख के नेपोलियन पर्टिकुलर हो गया, इसने इसको क्वालिफाई कर दिया, डेफिनेट कर दिया। कहाँ का नेपोलियन? इंडिया का नेपोलियन, इसलिए यहाँ पे द नेपोलियन ऑफ इंडिया हो गया। बोलो जी, क्लियर हुई इतनी बात? हाँ जी, चलो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर आगे पढ़ते हैं। 2 मिनट का ब्रेक लीजिए फिर आगे पढ़ते हैं। जिसको वॉशरूम वगैरह जाना जाके आइए।
चलो जी, आ जाइए। आगे पढ़ने से पहले कुछ छोटी सी चीज़ें हैं जो बेसिकली आपको काफ़ी टाइम से परेशान करती होंगी, उनको आप समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं कहूँ आ जाओ जरा, जरा समझने की कोशिश करते हैं। इसको देखो, अब आपको यहाँ पे पढ़ने में आई विल मीट यू इन अ पार्क, आई विल मीट यू इन द पार्क, पढ़ने सुनने में शायद दोनों ठीक लग रहे हो सकते हैं। दोनों में से एक सिलेक्ट करना हो तो आप पकड़ बक्कड़ बम्बे बो करके ए को सिलेक्ट कर लोगे, लेकिन आपको दिमाग में नहीं पता कि ए कब लगाएंगे, दा कब लगाएंगे, कौन सा कब प्रेफर करेंगे, क्या दोनों ठीक है, क्लियर नहीं है आपके माइंड में ये चीज़। ऐसे आई वॉन्ट द बाइक, आई वॉन्ट अ बाइक, यार दोनों ठीक से लग रहे हैं, एक सिलेक्ट करने को कहूँगा तो तुम अ लगा लोगे, हाँ के ना। जरा समझने की कोशिश करना कि इसका फंडा क्या है। ये चीज़ आपको, ग्रेजुएशन हो गई आपकी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लोग तैयारियां करके निकल जाते हैं लेकिन इतनी बेसिक बात नहीं उनको समझ में आती कि ये लगाएंगे कि ये लगाएंगे। जरा समझने की कोशिश करना, जरा समझने की कोशिश करना जो मैं कहना चाहता हूँ। इधर देखो, ए कब लगेगा, द कब लगेगा, उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो, मान लो एक बच्चा है, एक बच्चा है, उसको पता है कि मेरा घर कहाँ पे है ना, उसको पता लग गया कि मेरा घर बार कहाँ रहता है, वो भी उसी डिस्ट्रिक्ट का था, वो वहाँ पे ही रहता था। तो उसने मैसेज कर लिया, सर मुझे कुछ डाउट पूछने थे, अगर आप बुरा ना माने, वो नहीं लिखते ऐसे बच्चे, सर प्लीज़ बुला मत मानिएगा, ऐसे करके लिखते हैं, जैसे पता नहीं मेरे से कितना डर लगता है इनको, हैं। और वैसे इनसे बातें करा लो कितनी मर्जी, सर छोटा भाई होने के नाते बता दीजिए ना, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ कर चली गई, मेरा मन नहीं लगता पढ़ने में, क्या कर लूँ। तब नहीं इनको मेरे से शर्म आती। लड़कियां, सर मेरा बॉयफ्रेंड था, 4 साल हम रिलेशनशिप में रहे, अब वो मुझसे बात नहीं करता, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ना तो मैं चाहती हूँ लेकिन, तब इनको मेरे से कतई डर नहीं लगता। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं मेरे पास। चलो छोड़ो जो भी है, तो कहने का मतलब अब उस लड़के ने मैसेज कर लिया कि सर मुझे आपसे मिलना था, 2-4 डाउट भी पूछने थे, सर मैं आ जाऊं क्या। ठीक है भाई, जिंदगी झंडी तो है मेरी, है, सारा दिन ये स्लाइड बनाओ पढ़ाओ और कुछ है ही नहीं मेरी ज़िंदगी में, आ जाइए भाई। अब सिचुएशन समझना। अब मैंने सोचा यार घर वर तो इसको क्या ही बुलाऊंगा, घर बुलाऊंगा चाय पानी पिलाना पड़ेगा बिना मतलब का। तो उसने कहा सर कहाँ आऊँ मिलने, तो मैंने कह दिया मैं बता दूंगा, मैं तेरे से एक पार्क में मिलूंगा। अभी मैंने खुद भी नहीं सोचा, अभी मान लीजिए मैंने खुद भी नहीं सोचा, लेकिन जस्ट एक रैंडम बात बोल दी कि मैं तुझसे एक पार्क में मिलूंगा, मैं तुझसे एक पार्क में मिलूंगा। तो स्पीकर को खुद भी नहीं पता कौन से पार्क की बात करना चाहता हूँ, स्पीकर को खुद भी नहीं पता कि कौन से पार्क की बात करना चाहता हूँ। तो स्पीकर को नहीं पता तो लिसनर को तो कहाँ से ही पता होगा कौन से पार्क की बात करनी है। तो ए एन आएगा, आई विल मीट यू इन अ पार्क, मैं तो उससे एक पार्क में मिलूंगा। दूसरा सिनेरियो, अब मुझे पता है कि मेरे घर के पास एक पार्क है, अब मैं उसके चलते कोई बाइक उठा के 10 किलोमीटर दूर वाले पार्क में तो जाऊंगा नहीं। तो मेरे दिमाग में तो क्लियर है कि मैं उस पार्क में मिलूंगा, लेकिन उसको मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने कह दिया मैं तुझसे एक पार्क में मिलूंगा, मेरे माइंड में क्लियर है कौन सा पार्क, लेकिन उसको नहीं पता अभी। तो स्पीकर को पता हो, स्पीकर अपने माइंड में क्लियर हो, लिसनर ना हो तो भी एन।
अब मान लो कि वो एक बार आ गया, मैंने उसको डिटेल बता दी कि उस पार्क में आ जाइए जो वहाँ पे है, ऐसे दैट लगा के क्लॉज लगा के पूरा सब कुछ बता दिया, द आर्टिकल लगा के समझा दिया। एक बार आया वो, दो बार आया, जब तीसरी बार वो मुझे बोलेगा सर आज भी आ जाऊँ, तो मैं कह रहा हूँ ठीक है भाई, पार्क में मिलूंगा मैं तुझसे। तो अब वो पार्क बोलते ही समझ जाएगा कौन से पार्क की बात करनी, ये और नो। अब सिर्फ इतना बोलते ही कि मैं तुझसे एक पार्क में मिलूंगा, पार्क बोलते ही वो समझ जाएगा कौन से पार्क की बात हो रही है, यस और नो। तो इस बार अपन क्या द आर्टिकल यूज करेंगे। अगर स्पीकर को भी पता हो, लिसनर को भी पता हो किसकी बात करनी है, तो इस बार आप क्या, इस बार आप द आर्टिकल यूज करोगे। मेरी कुछ बात आई समझ में। सेम ऐसे ही इस सेंटेंस को समझिए। आपकी 10वीं पास हो गई, अब आपको साइकिल पर जाने में थोड़ी शर्म आने लग गई है, ट्यूशन पे लड़कियां सारी स्कूटी वकूटी पे आने लगी। आप घर गए, आपने कहा मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो ठीक है, थप्पड़ तो पड़ते ही रहते हैं, क्या नई बात है मेरे लिए। आपने जाके कह दिया मम्मी मुझे एक बाइक चाहिए। तुमने खुद ने नहीं सोचा, अभी तुमने अभी खुद ने भी नहीं सोचा कौन सी बाइक, जस्ट वैसे ही छोड़ दी बात कि मम्मी मुझे एक बाइक चाहिए। स्पीकर को भी नहीं पता, स्पीकर को भी नहीं पता तो लिसनर को, स्पीकर को भी नहीं पता, स्पीकर को भी नहीं पता तो लिसनर को तो कहाँ से पता होगा। तो क्या आएगा, एन आर्टिकल आएगा। क्लियर हुई इतनी बात। अब मान लो तुमने अपने मन में सपने सजा रखे हैं R15 के, तुम अपने मन में सपने सजाए बैठे हो ड्यूक के, है ना। तुमने अपने मन में कुछ कुछ सपने सजा रखे हैं, तुमने कहा मम्मी मुझे एक बाइक चाहिए, तुम अपने माइंड में क्लियर हो, लेकिन घर वालों को भी नहीं पता कौन सी बाइक। फिर से ए एन, आई वॉन्ट अ बाइक। अब मान लो सिचुएशन ये है कि वो घर वाले तुम्हारी बात मान गए, तुम्हें शोरूम पे ले गए, बजाज के शोरूम पे लेके जाके तुम्हें खड़ा कर दिया। अब भाई तू इस तरफ देख रहा है कि काश पल्सर मिल जाए 220 सीसी, पापा तुम्हारे उस साइड दिख रहे हैं, प्लेटिना की एवरेज तो ठीक लग रही है, पेट्रोल भी महंगा हो गया है। अब ना पापा इधर गर्दन घुमाने को तैयार है, ना तू इधर गर्दन घुमाने को तैयार है, नहीं बैठी सहमति, वापिस आ गए चुपचाप। अब भैया तू कोहराम मचा रहा है, 3 दिन हो गए रोटी नहीं खा रहा, बाहर निकल के बर्गर खाया था दोस्तों के साथ, घर पे ड्रामे कर रहा, रोटी नहीं खा रहा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ, आते गेट बंद कर लेता है चुपचाप। घर वाले परेशान होकर कह रहा है नाश की जड़ क्या चाहिए तुझे, क्यों नाक में दम कर रखा था ना, चाहिए क्या तुझे। तो आई वॉन्ट द बाइक, मुझे तो बाइक चाहिए, आई वॉन्ट द बाइक। इस बार बाइक बोलते ही पापा को समझ में आ जाएगा कौन सी वाली बाइक मांग रहा है ये, 3 दिन से जिसके चलते इसने कलेश कर रखा घर में। तो अगर बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को पता हो, बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को पता हो, तो द आर्टिकल आ जाता है। तो सिंपल सा फंडा है, द आर्टिकल तभी लगाते हैं जब बोलने और सुनने वाले दोनों को क्लियर हो कि कौन सी चीज की बात हो रही है। मेरी बात आ रही है समझ में। मान लो जैसे जैसे एक सिचुएशन इमेजिन करो, एक और सिचुएशन इमेजिन कराता हूं कि आपके पापा आपके पापा ऑफिस के लिए बाहर जा रहे थे, नीचे निकले, ठीक है, नीचे चले गए, वो कुछ भूल गए, उन्होंने आवाज मारी अरे सोनू, अरे एक जैकेट लिया यार। अब मान लो कि आपके पापा के पास काफ़ी सारी जैकेटें हैं, उनको कोई मतलब नहीं कि कौन सी जैकेट ला दे, कोई भी एक जैकेट ला दे। तो उन्होंने कहा सोनू एक जैकेट दे दे, सोनू ब्रिंग अ जैकेट, एक जैकेट लिया, ठीक है जी। दूसरा, तब तो अ जैकेट आ गया, क्योंकि स्पीकर ने भी नहीं सोचा कौन सी जैकेट चाहिए, उन्होंने भी नहीं सोचा कौन सी जैकेट चाहिए, कोई भी ला दे चल जाएगा। अब दूसरे सिनेरियो क्या हो सकते हैं, मान लो तुम्हारे पिताजी कहीं ऐसी जगह काम, जैसे रेलवे में टीटी है मान लो, तो उनकी तो अलग कॉस्ट्यूम है, अलग जैकेट है, कोई भी जैकेट पहन के तो जा नहीं पाएंगे वो, है ना। तो अब तुम्हारे पिताजी क्या कहेंगे, प्लीज ब्रिंग द जैकेट, द जैकेट बोलेंगे, कि सुनने वाले को पता ना रोज वही जैकेट पहन के तुम्हारे पापा जाते हैं, वही वाली जैकेट मांग रहे होंगे। अरे आ रही है बात समझ में जो मैं कहना चाहता हूँ, कि बोलने और सुनने वाले अगर दोनों के माइंड में क्लियर है कि किस चीज़ की बात हो रही है, तो दा आता है, अदरवाइज ए एन आता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ है बिल्कुल बेसिक सी बात है, ये कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ना ये बातें कोई स्कूल में पढ़ाता, ना ये बातें कोई कॉलेज में पढ़ाता, और इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके लोग निकल जाते हैं और इतनी बेसिक बातें भी उनको नहीं आती होती।
इसके साथ मेनली अपना एएन आर्टिकल वाला जो पोर्शन है वो ख़त्म होता है। आज मैंने और भी पढ़ाना था थोड़ा सा, लेकिन आज वोकैब की भी वीडियो रिकॉर्ड करी है, थोड़ा गले पे स्ट्रेस ज़्यादा है, तो आज की क्लास अपन यहीं तक रख लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चे, मैं यूट्यूब पे आके वो नौटंकियाँ नहीं कर सकता। अब होगी क्रांति और ये फलाना और धिगड़ा, आ गई एसएससी के लिए रामबाण बैच और फलाना धिगड़ा, अग्निपथ बैच, गब्बर बैच, बसंती बैच। एक बैच है फाउंडेशन बैच, अपना कोई नया लाइव बैच भी लॉन्च नहीं किया मैंने, सिर्फ कि इस बैच में जितना हो सके मैक्सिमम कंटेंट डाल दूं, इसी को वन स्टॉप सॉल्यूशन बना दूं। तो जितना हो सके, अब आप 50% से ऊपर मुझसे ग्रामर भी पढ़ चुके हो, प्रैक्टिस भी देख ली है, अब वोकैब भी डलनी शुरू हो गई है, तो मुझे लगता है कि अब इतना भरोसा आपको हो गया होगा कि आप उस स्टेट पे आ चुके हो कि आप अपने अपने रिस्क पे आप कह सकते हो कि भैया मैं गारंटी ले रहा हूँ, मस्त बैच है। तो अपने जितने दोस्त हैं लाइब्रेरी में, जिनके भी आप टच में हो, जितने ग्रुप्स में आप एडिड हो, वहाँ अपने दोस्तों को भाई रिकमेंड कर सकते हो अगर चाहो तो, अगर सेटिस्फाइड हो तो। ठीक है जी, आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में।